हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिक्स का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी चार्ज मूव करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओस्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कोई भी करंट एक स्टेट वायर में फ्लो होता, मतलब एक स्टेट वायर ले लिया था उन्होंने, स्टेट वायर में करंट जब फ्लो हुआ उसके कारण क्या हुआ, जो उनके स्टेट वायर के नज़दीक में एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, जिस मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल था उसमें डिफ्लेक्शन हुआ था। तो वो क्या अपने घर में बैठे थे, उनके वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखा। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि एक एक वायर था, वायर में से करंट, मान लो यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा। तो इस आई करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे उनका एक मैग्नेटिक कंपास था। ये कंपास था, मैग्नेटिक कंपास। इसमें एक नीडल था, इस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। तो उन्होंने ओस्टेड ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जो मैग्नेटिक कंपास में, उसके मैग्नेटिक कंपास के नीडल में क्या हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ था। यानी कि जो करंट जब फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, उसके कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो ओस्टेड ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था। उन्होंने उसके बाद फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने पाया कि अलाइनमेंट ऑफ नीडल इज टेंजेंशियल टू द इमेजिनरी सर्कल। मतलब जो अलाइनमेंट था मैग्नेटिक नीडल का, वो इस एक इमेजिनरी सर्कल के टेंजेंशियल था। और विच हैज ए स्टेट वायर एज इट सेंटर। किसके लिए, जब अगर एक स्टेट वायर सेंटर पे हो। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये मान लो एक स्टेट वायर था, ठीक है। स्टेट वायर में करंट आई फ्लो हो रहा था। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक इनके आसपास एक इमेजिनरी सर्कल में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। और ये मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी, ये जो सर्कल है उसको इमेजिनरी सर्कल बोल सकते हैं हम लोग। कौन सा सर्कल बोल सकते हैं, इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। तो उन्होंने बोला कि जब इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो होगा तो एक इमेजिनरी सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो होगा वो टेंजेंशियल होगा। तो यहाँ पे टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। मतलब ओस्टेड ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व कैसे किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब वो अपने रूम पे, मतलब अपने घर पे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके नज़दीक में एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो करंट, एक वायर में करंट फ्लो हुआ तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। यानी कि मैग्नेटिक कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन कब होता है, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड आए, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहे। तो उन्होंने क्या किया, इस फिनोमेना को और स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि जो स्टेट वायर है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये डॉट लाइन, डॉट जो बता रहा है कि जो कंडक्टर है उसमें करंट जो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अपवर्ड मतलब अप टू द पेपर, मतलब अपने तरफ, अप टू द पेपर। तो अब देखो इसमें राइट हैंड थंब रूल से अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो थंब अगर रख दे करंट के एक्रॉस तो फोर फिंगर हमारा क्या आ रहा, तो इस डायरेक्शन में आ गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसको कौन सा पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल। तो ये वाला जो पोल हुआ नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो ये एक इमेजिनरी एक्सिस बन गया, ये क्या बन गया, एक इमेजिनरी एक्सिस। तो देखो जब करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, जब करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा
जब करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आया समझ में? अब डॉट डॉट क्या बता रहा है? ये जो डॉट करंट बता रहा है, ये डॉट करंट बता रहा है कि ये जो करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हुआ? एंटी क्लॉकवाइज में। अब ये जो क्रॉस साइन बता रहा है मतलब करंट जो है इनटू द पेपर है, मतलब नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? सर्कुलर शेप, एक सर्कुलर शेप आएगा इमेजिनरी सर्कल में, उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब करंट की वैल्यू हमने बढ़ाया तो मैग्नेटिक नीडल में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ। अब फिर करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। फिर हमने देखा कि करंट मैग्नेटिक नीडल को जब पास लाया करंट के, मतलब कंडक्टर के पास लाया तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, और दूर ले गए तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन क्या हुआ? कम हुआ। तो ओस्टेन ने सबसे पहले ये कंक्लूड किया था कि जो मूविंग चार्ज होते हैं, मूविंग चार्ज मतलब क्या हुआ? करंट। मूविंग चार्ज या फिर करंट जो रहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने सराउंडिंग। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो मूविंग चार्ज होते हैं वो करंट प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो देखो, कोई भी मूविंग चार्ज है तो हम लोग जानते हैं कि जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है तो चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग करंट बोलते हैं। तो मान लो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि क्यू अपॉन टी भी बोलते हैं। मतलब जब टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट बनता है। तो ओस्टेड ने सबसे पहले ये कंक्लूड किया था कि कोई भी मूविंग चार्ज हो या करंट हो, उसके मूविंग चार्ज होता है या करंट, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया था? इन्होंने ऑब्जर्व किया जब वो अपने घर पे बैठे हुए थे तो उनके नज़दीक में जो कंपास रखा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास, उसका नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ था। अब देखो, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जो करंट अगर प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में हो तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर करंट या फील्ड दोनों ले सकते हो, जो कोई भी, अगर करंट को रिप्रेजेंट करना हो या फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो इनटू द प्लेन के लिए, तो हम लोग क्रॉस का साइन लेते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ट्रेन का जो सबसे लास्ट कोच रहता है उसके पीछे क्रॉस का साइन दिया हुआ रहता है। तो वो क्रॉस का साइन आपको कब दिखेगा? जब ट्रेन आपसे दूर जाएगी, तो दूर जाना मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक अगर याद हो गया डाउनवर्ड तो ये दूसरा क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि अगर फील्ड या करंट को हम लोग डायरेक्शन शो करना है तो अगर क्रॉस का साइन है मतलब दूर की तरफ जाना है, मानी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डॉट का साइन है मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। देखो, करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो उसको सीखेंगे आप। तो वो ये जो है इसी को बायोट सावर्ट लॉ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि मान लो एक बहुत ही एक इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ का एक एलिमेंट लिया है, डीएल कंडक्टर है, उसका लेंथ क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल है। मान लो डीएल लेंथ है, डी मतलब स्मॉल साइज का, डीएल लेंथ का, जो कितना कैरी किया है? करंट, आई करंट कैरी किया। तो करंट एलिमेंट क्या कहलाएगा? करंट इंटू डिस्टेंस, यानी करंट इंटू लेंथ। अगर हम लोग लेंथ छोटा से लिए हैं तो डीएल लेंगे, और अगर फुल लेंथ लेंगे तो एल होगा। तो करंट एलिमेंट क्या कहलाता है? देखो, ये करंट एलिमेंट एक नया वर्ड है। सब नया वर्ड क्या? अभी तक हम लोग ने करंट के बारे में जानते थे करंट क्या होता है, लेकिन करंट एलिमेंट क्या होता है? आई डी एल, मतलब करंट इंटू डिफरेंशियल लेंथ, उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, करंट एलिमेंट होता है आइडियल। हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो वेक्टर होना चाहिए था। लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद भी करंट जो रहता है वेक्टर इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो ये क्वांटिटी, तो इसको
इसमें स्केलर भी ना बोलकर क्या बोलते हैं, सूडो वेक्टर बोलते हैं। लेकिन करंट एलिमेंट जो है आइडियल, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है करंट एलिमेंट के कारण। तो एक हमने क्या किया, एक वायर लिया, एक्स वाई एक वायर लिया, ठीक है। हमने क्या लिया, एक्स वाई एक, हाँ हमने एक एक्स वाई वायर लिया, ठीक है। एक्स वाई वायर लिया, उसमें करंट आई करंट फ्लो हो रहा। अब देखो ये मैंने एक स्मॉल लेंथ डीएल लिया, एक सेकेंड। हमने एक स्मॉल लेंथ डीएल लिया। तो अब करंट एलिमेंट क्या होगा, आई डीएल। अब जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मान लो मैंने एक पॉइंट पी निकाला, एक पॉइंट पी लिया जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, इस करंट एलिमेंट के कारण। तो इस करंट एलिमेंट का जो पॉइंट से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस आर लिया। और ये जो वेक्टर है, ये जो डिस्टेंस वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है, इस थीटा, इस करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो कि लेंथ का डायरेक्शन होता है। तो अब हमें क्या करना है, इस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि लेंथ अगर स्मॉल डीएल लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डीबी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो होगा ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, हमें पॉइंट पी पे निकालना है जो कि आर डिस्टेंस पे है। और थीटा क्या है, इस एंगल है डीएल और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अब अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलते हैं, बायोट सावर्ट लॉ बोलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड डीबी का, वो प्रोपोर्शनल रहेगा करंट का और एलिमेंट लेंथ डीएल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो हमने क्या लिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट और डिफरेंशियल लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। तो आई डी एल, अब देखो आई डी एल अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखूंगा तो ये क्रॉस, इधर क्रॉस आर लिखूंगा तो यहाँ नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अब देखो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या ले लिया हमने, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है बायोट सावर्ट लॉ का। अब देखो आइडियल मैंने अभी बताया था क्या होता है, आइडियल करंट एलिमेंट, और वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ। और आर जो है पोजीशन वेक्टर है, तो ये तो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे मान लो कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो ए क्रॉस बी क्या आता है, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, और फिर यूनिट वेक्टर आता है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड देता है और यूनिट वेक्टर हमारा क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ से हमने एक चीज ये निकाल लिया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बायोट सावर्ट ने जो दिया, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। म्यू नोट अपॉन 4 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे, आइडियल आर इंटू साइन थीटा। अब देखो आर से आर एक कैंसिल बच हो जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे हम लोग बायोट सावर्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो बायोट सावर्ट लॉ ने क्या बोला कि जब किसी भी करंट एलिमेंट में करंट फ्लो होता है, यानी आइडियल में करंट फ्लो हुआ, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट ए डिस्टेंस आर विच मेकिंग एंगल थीटा विद द लेंथ डी एल, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीबी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है।
अब देखो म्यू नोट जो अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷ टेस्ला पर मीटर पर एम्पियर। म्यू नोट क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम को बोला जाता है। तो देखो परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी एक्चुअली में मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो कि वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास होने देता है। तो ये म्यू नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है। अब देखो मैं एप्सिलॉन नोट ये जो है एप्सिलॉन नोट को परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी जो होता है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कितना अपोज करता है, लेकिन परमिएबिलिटी अलाउ करता है। तो एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट में निकालना चाह रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नोट, अब मैं 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 4 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है? 9 इंटू 10⁻⁹। और म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷। इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर बन रहा। और 3 इंटू 10⁸ क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है क्या? यानी सी होता है। तो मैं इसको सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो सी स्क्वायर यानी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√एप्सिलॉन नोट इंटू म्यू नोट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट और परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में क्या रिलेशन है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन सा करेक्ट है। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बायोट सावर्ट लॉ पे ही, कि एक एलिमेंट है डेल्टा एल, ठीक है, उसका डायरेक्शन दिया है डेल एक्स आई इज प्लेस एट अ ओरिजिन पर रखा हुआ है, ठीक है, एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर। वो 10 एम्पियर करंट कैरी किया हुआ है। तो बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, और डेल एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले डेल एल जो दिया हुआ है वो ओरिजिन पे रखा हुआ, तो मैंने ओरिजिन पे रख दिया। इसका डायरेक्शन आई दिया। आई क्या होता है? यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इसका लेंथ इधर की तरफ है। और वो करंट कितना कैरी किया है? 10 एम्पियर। बोला व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पूछ रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो वाई एक्सिस ये है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 0.5 मीटर ले लिया। ठीक है। अब लगा दो बायोट सावर्ट लो। ये करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, यानी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो थीटा क्या होता है? डीएल और आर के बीच के एंगल। तो डीएल का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ और आर का डायरेक्शन है वाई एक्सिस की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, यानी थीटा यहाँ क्या है? 90। तो साइन 90 लिख दूंगा यहाँ पे। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁷। करेंट है 10 एम्पियर। डीएल, अब देखो डीएल इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 आ गया। अब आर कितने पे पूछा था? 0.5 मीटर पे। यहाँ से यहाँ की दूरी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका दूरी क्या है? 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला आया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। अब हमें चाहिए डायरेक्शन। तो देखो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है, यानी कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो तीसरा वेक्टर मिलता है ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। देखो डीएल का डायरेक्शन है आई, यानी एक्स एक्सिस की तरफ, और आर का डायरेक्शन है वाई एक्सिस की तरफ। तो कौन सा वेक्टर होगा जो आई और एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर हो? तो जेड एक्सिस। तो इसका क्या होगा? डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन होगा। देखो इसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है कि जैसे आई क्रॉस जे है तो उसका वैल्यू के होगा। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। मतलब ये साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, साइक्लिक प्रॉपर्टी। आई जे के आई, के आई जे, ऐसा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, जैसे मान लो जे से के आना था लेकिन यहाँ जे से आई हो गया, तो माइनस के हो जाएगा। देखो के से आई होना था लेकिन के से जे होगा तो माइनस आई होगा। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं डीएल का डायरेक्शन था आई और आर का डायरेक्शन था जे, तो आई क्रॉस जे।
देखो आई जे के बाद क्या आया के के क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, इतने में किसी को दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। एक सर्कुलर वायर लिया है, मतलब सर्कुलर लूप है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा। अब देखो, जब कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कौन ने ऑब्जर्व किया था? ओस्टेड ने। और वो कितना होता है एक करंट एलिमेंट के कारण, इससे को इसने दिया बायोट सावर्ट ने। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस करंट कैरिंग लूप में जो करंट आई फ्लो हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस सर्कुलर लूप के एक्सिस पे, वो हमें निकालना। तो मान लो ये इसका एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उस एक्सिस पे एक पॉइंट पी मान लिया जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पी का इस सर्कुलर लूप के सेंटर का डिस्टेंस कितना है? एक्स है। ठीक है, और इसका दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड लिया, तो उसका लेंथ हमने डीएल ले लिया। ठीक है, डीएल से इस पॉइंट पी के डिस्टेंस आर ले लिया। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है वो इसके रेडियस से थीटा एंगल बना रहा है ना, और इस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे। अब एक बात ध्यान देना यहाँ पे, ये इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? डीबी। अब ये जो डीबी जो है इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? डीबी एक्स, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। सिमिलरली ये वाला इंड जो है इसके साथ एंगल, एक कंपोनेंट इधर बनाएगा और दूसरा इधर बनाएगा, तो ये वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कौन सा एक्सिस वाला कंपोनेंट? एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। तो इस dB का वैल्यू क्या होगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। इस करंट एलिमेंट हमने यहाँ लिया है dl, और इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस करंट एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस r ले लिया। ठीक है, इतने में किसी को प्रॉब्लम? तो अब देखो, यहाँ पे हमने r डिस्टेंस पे लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब देखो इस फिगर में देखना ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब वहां मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब देखो जो dB है वो परपेंडिकुलर है प्लेन, मतलब DL और R का, तो dB cos थीटा लिख दिया। अब cos थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा? देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? R, यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डी बी एक्स की वैल्यू पता चल गया, और डी बी एक्स को अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 है। अब आई डी एल आर तो के कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, बचा वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? तो एक्स भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट। डीएल क्या है? टोटल लेंथ है। तो सर्कल का टोटल लेंथ क्या होता है? सर्कल का टोटल लेंथ सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस क्या होगा सर्कल का? 2 पाई आर। 2 पाई आर लिख दिया यहाँ पे। तो ये आ गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप हैविंग करंट आई विथ रेडियस आर। तो म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ था, इसलिए मैंने आई के वेक्टर ले लिया। अब ये मैं स्पेशल केस की बात करूंगा। देखो स्पेशल केस जब रहेगा, तो स्पेशल केस मतलब क्या, कि जब सेंटर पे निकाल रहा हूँ, तो देखो सेंटर पे जब निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? म्यू नोट आई अपॉन 2r आई कैप। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कहाँ पे? एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, वो क्या होता है? म्यू नोट आई अपॉन 2r। म्यू नोट क्या है? परमिएबिलिटी। आई क्या है? करंट। आर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप।
देखो अब मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड फिंगर अराउंड दिस सर्कुलर वायर। मतलब जिधर सर्कुलर वायर है उसके तरफ आप फोर फिंगर को कर्ल कर दो, विथ फिंगर पॉइंटिंग एट द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो आपका फोर फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में कर्ल होगा। तो जो राइट हैंड का थंब रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। तो अपना कर्ल, अपना राइट हैंड का फोर फिंगर जो है उसको इसके तरफ कर्ल कर लो, तो थंब हमें किधर मिल रहा? आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें राइट हैंड का फोर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है, वायर के डायरेक्शन में। ठीक है, और जो हमारा थंब रहेगा राइट हैंड का वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलाएगा। याद रखना इसमें हमेशा राइट हैंड का यूज करना, लेफ्ट हैंड यूज करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि देखो एक स्ट्रेट वायर है, एक वायर है जिसका तीन स्ट्रक्चर है, एक तो स्ट्रेट में है, फिर सेमी सर्कुलर में, फिर स्ट्रेट में। ठीक है, एक दूसरा स्ट्रक्चर लिया, इसमें भी सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दिया है कंडक्टर का। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। तो देखो इसमें 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये स्ट्रेट वायर है और यहाँ पे निकाल रहा है, तो यहाँ से और इस डीएल और आर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 होता है तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो 0 आना है स्ट्रेट वायर का, और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। अब निकालूंगा इस सर्कुलर वायर के कारण। तो ये देखो, ये अगर पूरा सर्कल रहता, ध्यान से समझना इसको, ये पूरा अगर सर्कल रहता, ये ऐसा पूरा सर्कल रहता, तो इसके कारण अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं कितना? B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r। म्यू नोट आई अपॉन 2r, ये पूरा सर्कुलर लूप के कारण निकाला था हमने, सर्कुलर लूप के कारण निकाला था। कहाँ पे? एट सेंटर। ठीक है, लेकिन अब एक बात ध्यान देखो, ये जो पूरा सर्कुलर लूप तो है नहीं, ये क्या है? सेमी सर्कुलर है। ये क्या है? सेमी सर्कुलर है। तो ये क्या सेमी सर्कुलर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसका आधा होगा, यानी म्यू नोट आई अपॉन 2r का आधा। तो 1/4, म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आई के वैल्यू करंट कितना हो रहा है? 12 एम्पियर, और रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻²। तो इतना टेस्ला आ गया। अब देखो मैंने जो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, अब डायरेक्शन मैंने बताया था कि अपना फोर फिंगर इसके तरफ कर्ल कर लो, तो अपना राइट हैंड का थंब डाउनवर्ड आएगा। तुम अपने से, सभी लोग अपने से करके भी देख सकते हो। ऐसा अपना राइट हैंड का फोर फिंगर इधर घुमाओ, तो जो थंब आएगा वो तुमसे दूर की तरफ आएगा, यानी दूर मतलब अभी बताया था क्रॉस का साइन। सिमिलरली इसके लिए अगर मैं निकालूंगा, तो इसमें भी इस दोनों पार्ट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आना है? 0। लेकिन इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, बस डायरेक्शन जब इसके अलोंग अब तुम डायरेक्शन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड आएगा। तो इससे यह प्रूफ होता है कि अगर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आया? आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले अभी, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू।